इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां और आप देख रहे हैं त्रिशूल एजुकेशन। इस समय हम जिस टॉपिक के ऊपर विचार करने वाले हैं, जिसको आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वह है बचत और निवेश में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कि बचत और निवेश में क्या संबंध है या होता है। यहाँ पर हम दो विचारों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है कीन्स का विचार और दूसरा आता है आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार। तो सबसे पहले बचत और निवेश के बारे में जो विचार प्रकट किया था कि ये दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक कीन्स ने बतलाया था। कीन्स की पुस्तक आई थी 1936 में, या उसका पब्लिकेशन हुआ था, उसका प्रकाशन हुआ था, छपी थी, और उसमें उसने अपने रोजगार का सिद्धांत दिया था, जो कि आय उत्पादन और रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वो सिद्धांत उसने दो तरीके से समझाया। एक तो उसने समझाया समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा, और दूसरा उसने समझाया बचत और निवेश समानता के द्वारा। तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है, ये जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति के द्वारा उसने समझाया, उसका वीडियो हम पहले ही चैनल पर अपलोड है, अर्थात उसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। और आज यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बचत और निवेश के द्वारा कैसे समानता होती है और कहाँ पर राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन या कुल रोजगार का निर्धारण होता है। तो कीन्स ने क्या कहा, सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। कीन्स ने क्या कहा किसके बारे में? बचत और निवेश के बारे में। उसने कहा कि बचत और निवेश सदैव बराबर होते हैं। क्या बोला? बचत और निवेश, अर्थात यहाँ पे एक व्यक्ति की बचत की बात नहीं की जा रही है, पूरे देश की बात की जा रही है, पूरी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, चाहे जापान की चाहे भारत की है। तो पूरे देश की जो उसने कहा बचत और निवेश सदैव बराबर होती है। अर्थात यदि हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक साल के लिए करते हैं, तो एक साल में जो बचत होगी और जो निवेश होगा वो दोनों बराबर होंगे। कैसे कैसे होंगे देखिए। मानाबाद इतना इतना हो गया, ओके जी, कि बचत भी हो गई 50 रुपया, ठीक है जी, और निवेश भी हो गया 50 रुपया। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। या कैसे हो सकता है? 40 रुपये भी हो सकता है, ठीक है। छोटे अंकों के द्वारा आपको समझा रहे हैं, आगे चलकर और भी डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है आधुनिक मत। आधुनिक मत में क्या है कि यहाँ पे लिखा मेरा S इज इक्वल टू आई, S फॉर सेविंग, I फॉर इन्वेस्टमेंट। बचत और निवेश संतुलन की स्थिति में बराबर होंगे। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी माना कि जो बचत है और निवेश है वो भी बराबर होता है संतुलन की स्थिति में। लेकिन आगे बोले किंतु असंतुलन की स्थिति में बराबर नहीं होंगे। अर्थात इन्होंने दो बात कर दी कि एक स्थिति में संतुलन में होगा और एक स्थिति ऐसी होगी कि संतुलन में नहीं होगा, ओके। लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि हमेशा होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है वो दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लिया मैंने कि 50-50 रुपए हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, इससे ऊपर भी हो सकती है, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कीन्स के विचार को जानेंगे, क्योंकि कीन्स, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कीन्स ने क्या बतलाया, इसके द्वारा उसने रोजगार के सिद्धांत की भी अपनी व्याख्या की है, इसलिए सेपरेट इसको यहाँ पर भी बताया जाएगा किस प्रकार से बचत और निवेश के बीच संबंध होता है। तो इससे पहले जान लेते हैं कि बचत किसे कहते हैं, फिर निवेश किसे कहते हैं। तो देखो, बचत क्या होती है कि जितनी इनकम व्यक्ति कमाता है, जितनी व्यक्ति इनकम कमाता है, देखिए एक व्यक्ति से समझा रहा हूं और वो पूरे राष्ट्र में लागू होगा। व्यक्ति ने कमा दिया एक साल में 100 रुपया, ओके जी, उसका खर्चा हो गया 90 रुपया। तो 100 रुपये में से 90 रुपये उसका खर्चा हो गया, ठीक है, माइनस कर दीजिए 10। तो 10 रुपये क्या होगी? ये उसकी बचत हो गई, जिसे हम सेविंग कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया? उसका उपभोग पर खर्चा, अर्थात विभिन्न खाने पीने की वस्तुएं, सेवाएं जो उसने खरीदी, कपड़े से लेकर, ठीक है, टीवी से लेकर, फोन से लेकर, जो भी चीजें खरीदते हैं, आप जो खरीदते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अगली परिभाषा बन सकती है कि बचत किसे कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे कि आय का वो भाग जो उपभोग पर खर्च करने के बाद शेष बचता है उसे हम बचत कहते हैं, ओके। तो उपभोग पर खर्चा कितना हो गया? 100 में से 90 रुपया, बचे कितने? 10 रुपये। तो यही तो बचत है। बचत कितनी हो गई? 10 रुपया, ओके।
तो ये बचत हो गई। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात करते हैं कि निवेश किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो कीन्स का कहना है कि निवेश का जो मीनिंग है वो पूंजीगत पदार्थों के स्टॉक में वृद्धि को उसने बताया है कि यह पूंजीगत पदार्थ क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स एंड सर्विस क्या है, तो कैपिटल गुड्स या सर्विस उनको कहते हैं उन मशीनों, उन यंत्रों, ठीक है, या जो नई संपत्तियां बनती हैं कि जिनसे आगे चलकर और पैसा कमाया जाता है। माना कोई फैक्ट्री लगती है कपड़े बनाने की, तो कपड़े की जो फैक्ट्री है वो क्यों लगाता है, क्यों उसमें पैसा खर्च करता है, क्योंकि उसके द्वारा वो और पैसा कमाना चाहता है। जितनी मशीनें आएंगी उसमें, तो वो मशीनें किस काम के लिए प्रयोग की जा रही हैं, वह आगे उत्पादन में काम आने वाली है। तो यदि पूंजी का स्टॉक बढ़ता है, माना बात क्या कैसे बढ़ता है, जैसे कच्चा माल आया, ठीक है जी, उसके बाद आगे की बात करते हैं, नई बिल्डिंग बन गई, नया पुल बन गया, नया डैम बन गया, ठीक है, मतलब जितनी जितनी नई चीजें बनती हैं कि जिससे कि आगे चलकर और पैसा कमाया जाता है, तो इस प्रकार की जो नई संपत्तियों का निर्माण होता है, अर्थात इन पे जो पैसा लगाया जाता है उसे कहते हैं निवेश। तो निवेश भी आय का ही भाग है। व्यक्ति निवेश कहाँ से करेगा, अरे जहाँ से जब पैसा आएगा तो ये उसी में से बचत भी करेगा, उसी में निवेश करेगा। तो कोई निवेश करने वाला होता है, ठीक है, निवेश करने वाले एक ही व्यक्ति नहीं होता कि निवेश भी वही करता है और बचत भी वही करता है। पूरे देश के अंदर अलग अलग व्यक्ति होते हैं कि जो क्या करते हैं, कुछ लोग बचत करते हैं तो कुछ निवेश करते हैं। जितने भी उद्योगपति हैं, ठीक है, वो बचत भी करते हैं, लेकिन उनका पैसा निवेश में ज़्यादा लगता है। नई नई कंपनियां खोलते हैं, ठीक है, नई नई बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, रोड का ठेका ले लिया, डैम का ठेका ले लिया, ओके, बंदरगाह बनाने का ठेका ले लिया, रेलवे लाइन बनाने का ठेका ले लिया। तो उससे क्या होता है कि आगे चलकर और पैसा कमाने का प्रयास किया जाता है। निवेश के अंदर यही देखा जाता है। माना किसी ने एक जमीन का टुकड़ा ले लिया शहर में, माना उसको 10 रुपये में मिला, और 10 साल बाद उसकी जो कीमत है वो बढ़कर 90 रुपये होगी। तो देखो कहाँ उसने कितना पैसा लगाया था और कितना गुना उसको लाभ हो रहा है। तो इसलिए निवेश, वो जमीन उसने क्यों ली थी, पैसा कमाने के लिए। ये भी एक प्रकार का निवेश है। तो निवेश करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए। तो निवेश से जो है किन्स का मतलब जो है वो है पूंजीगत पदार्थों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि। पूंजीगत पदार्थों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि। पहले एक बिल्डिंग थी, अब 10 बिल्डिंग बन गई, उनको किराए पे दे दो तो पैसा कमाना शुरू कर देंगे। ठीक, नई रोड बनी, 50 किलोमीटर नई रोड बन गई, उस पर गाड़ियां दौड़ेंगी, उनसे टैक्स वसूल होगा, ठीक है, तो उससे पैसा कमाया जाएगा। अब रोड तो 1 साल नहीं चलने वाली, वो तो चलती रहेगी। ओके, तो निवेश और बचत आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि यहां पर जो निवेश है वो 2 प्रकार का होता है। निवेश भी होता है और बचत भी 2 प्रकार का होता है। पहला मेरे 2 नंबर पे लिखा हुआ है प्रत्याशित निवेश, जिसको समझना पहले प्रत्याशित निवेश क्या होता है, और दूसरा प्रत्याशित बचत क्या होती है पूरे देश की 1 साल में। माना जो निवेश करने वाले हैं और उन्होंने अनुमान लगा रखा है कि हम क्या करेंगे कि 1 वर्ष में जो निवेश करेंगे वो कितना करेंगे भाई, उन्होंने कहा 10 रुपए का हम निवेश करेंगे। ओके, 1 वर्ष में करेंगे, कर नहीं रहे हैं प्रेजेंट में, करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। ओके, बहुत सी बात हो रही है। और इसी में उन्होंने अनुमान लगा रखा है कि हम क्या करेंगे, इसी में से हम 6 रुपए की बचत भी करेंगे। ठीक है, तो ये निवेश है, ये बहुत से की बात हो रही है कि 10 रुपए निवेश करेंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है, और 6 रुपए की बचत करेंगे। अब कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही हो पाए, हो सकता है कि बहुत से में निवेश करने की तो उन्होंने सोच रखी 10 रुपीज करेंगे, लेकिन मंदी आ गई, उनको लग रहा है घाटा हो रहा, तो पैसा क्यों लगाएगा। ओके, तो वहीं पे ऑलरेडी कम हो जाएगा। और जब निवेश ही घट जाएगा तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, बचत भी घट जाएगी। तो ये तो उनका अनुमान है कि बहुत से में हम 10 रुपये का निवेश करेंगे, उसमें से 6, ठीक है, 6 रुपये भी बचाएंगे आगे चलकर। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसके जस्ट उल्टा होता है वास्तविक निवेश और वास्तविक बचत। अब क्या होता है आगे चलकर कि 10 की जगह केवल 8 रुपए का निवेश हो पाता है। ठीक है, वर्ष में 8 रुपए का निवेश हो पाता है। तो ये जो 8 रुपए का निवेश हुआ, इसे बोलेंगे वास्तविक निवेश। क्या बोलेंगे इसको, वास्तविक, जो वास्तविक रूप से हुआ, ये तो कल्पना की गई कितना करेंगे। ओके, हुआ कितना, 8 रुपए, तो ये वास्तविक निवेश हो गया। बचत की बात करते हैं
कि प्रत्याशित थी, कि भी इच्छित थी कि 6 रुपये बचत करेंगे, नहीं हो पाई, ठीक है, और बचत हो गई आपकी कितनी, 3 रुपया। तो ये 3 रुपये क्या है, वास्तविक बचत है। जिसको आप कर पाए वो वास्तविक है, और जिसको आपने सोचा था, ठीक है, वो हो गई ये प्रत्याशित। तो दोनों में डिफरेंस आता है, क्योंकि जब भी सरकार सोचती है कि मैं ऐसे करेंगे, साल में ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जितना सोचा जाता है उस अनुसार इकोनॉमी नहीं चलती है, उस अनुसार नहीं चलती है। हो सकता है कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कि ज़्यादा सोचा कम और ज़्यादा हो गया, ठीक है, कभी बराबर सोचा जाता है लेकिन नहीं होता, नीचे प्राप्त होता है। तो दोनों में अंतर होता है। देखिए, प्रत्याशित निवेश और जो हमारा वास्तविक निवेश है, इन दोनों में अंतर आ जाता है, या बचत में भी अंतर आ जाता है। तो प्रत्याशित निवेश की बात भी समझ गए होंगे। और दूसरा जो हमारा प्रत्याशित बचत है, उसी में है कि वास्तविक निवेश और वास्तविक बचत। अर्थात वास्तविक बचत में है कि जो वास्तविक रूप से एक साल में बचत हो पाती है, वास्तविक रूप से जो निवेश हो पाता है, जो अभी मैंने आपको गणितीय उदाहरण के द्वारा समझाया। अब बात करते हैं कीन्स का मत बचत और निवेश बराबर होते हैं। उसने यह सिद्ध किया है, ठीक है, मतलब प्रूफ किया उसने, केवल खाली नहीं बोला कि दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए, साथ में ही सुनना ही नहीं है, कहानी इसको लिखना भी है, कहानी सुननी नहीं है, इसको भी लिखना है। जब हम लिखेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो तब जाके हम समझेंगे अच्छी तरह से, और फिर आगे चलकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई परीक्षा आती है तो उसमें हमारे अच्छे अंक आ सकते हैं। तो इसके लिए मेहनत जरूरी। देखो, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय पूरे देश के एक साल में जितनी इनकम होती है वो राष्ट्रीय आय होती है। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कि इसके अनुसार राष्ट्रीय आय कहां से आती है, तो उसने कहा उपभोग धन निवेश, अर्थात उपभोग और निवेश से जितना भी पैसा एक वर्ष में आता है, जितना कमाया जाता है, इन दोनों का जोड़ कर दीजिए, वो राष्ट्रीय आय बन जाएगी। ओके, कैसे? जैसे उपभोग वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं, उपभोग वस्तुएं की जैसे मेरी कमीज है भाई, जो खाने पीने के सामान हम ले रहे हैं, ये उपभोग वस्तुएं हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, पहले तो ये क्या होंगे, इनका प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, तो इसको बेचने से जितना पैसा आया, किसको बेचने से, उपभोग वस्तुओं का देश में जितना भी उत्पादन हुआ उनको बेचकर जितना पैसा आया, दूसरा निवेश के द्वारा जितना पैसा कमाया गया, ठीक है, पूंजीगत स्टॉक में जो वृद्धि हुई है, जो नया माल बना है, नया सामान बना है, उससे कितना पैसा आया, इन दोनों से मिलने वाले पैसे को जोड़ दो तो यह राष्ट्रीय आय बन जाएगा। ओके, ये किन्स ने बताया। इसी को हम यहां पर किसमें समझेंगे, गणितीय भाषा में। देखिए, वाई जो होता है यह इनकम या आय का प्रतीक है, राष्ट्रीय आय का प्रतीक है। ओके, बराबर सी प्लस आई, अर्थात सी का मतलब है उपभोग, कंजम्पशन, और आई का मीनिंग है निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो ये पहला बन गया वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये पहला हमारा नंबर का समीकरण तैयार हो गया, कि जहां पर क्या बताया जा रहा है कि पहले भाग में इन दोनों के द्वारा जितना भी पैसा ये आय अर्जित की जाती है, कमाई जाती है, वही राष्ट्रीय आय बनती है। क्लियर? अब दूसरा देखिए, राष्ट्रीय आय के बारे में दूसरा उसने क्या कहा, क्योंकि व्यक्ति यस जो समाज होता है, अर्थव्यवस्था होती है, कि एक पक्ष नहीं होती है, कि जितना कमाया जाता है तो उस आय में से व्यक्ति उपभोग करने के अलावा, निवेश करने के अलावा बचत भी करता है। अब दूसरे भाग में क्या होता है, देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होगा, उपभोग धन बचत, अर्थात उपभोग और बचत में जितना पैसा बना, ठीक है, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, समीकरण के रूप में, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी फॉर कंजम्पशन और एस फॉर सेविंग, जो यहाँ पे लिखा उपभोग सी और बचत एस, दूसरा समीकरण बन गया। ओके, तो ये दो समीकरण हमारे तैयार हो गए। अब हमारा जो तीसरा समीकरण वो बन गया उपभोग धन बचत, ये वाला उपभोग धन बचत बराबर उपभोग धन निवेश, अर्थात इसी को नीचे लिख सकते हैं सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक, कि ये दोनों क्या हो गए, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बराबर होते हैं। ओके, तो इसी को लिखते हैं नीचे इस रूप में। अब क्या होगा कि हम देखेंगे, यहीं पे देखिए, सी और सी दोनों जगह क्या है, कॉमन है।
केवल ये अलग अलग है। तो इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए सी और सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद क्या बचेगा, ये बचा एस और ये वाला, और ये बचा आई। तो इस प्रकार से देखिए ये क्या हो गया, एस इज इक्वल टू आई, बचत बराबर निवेश। यही कीन्स बता रहा है कि बचत और जो निवेश है वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे इसको कि राष्ट्रीय आय, पहले वाला ये वाला याद करना है, ये इसका समीकरण नंबर 1। राष्ट्रीय आय उपभोग धन बचत दूसरे भाग में आएगा, क्योंकि व्यक्ति उपभोग करने के अलावा बचत भी करता है। तो यहाँ पर वाई आई का प्रतीक है राष्ट्रीय आय का, सी प्लस एस दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण हमारा ये बन गया निष्कर्ष का कि उपभोग धन बचत बराबर उपभोग धन निवेश बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख दिया, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, इसलिए गणितीय नियम के अनुसार दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद एस और आई बचेगा। तो यहाँ पर देखिए एस इज इक्वल टू आई, बचत बराबर निवेश। यही कीन्स ने बताया कि जो बचत और जो निवेश होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अब इसको देखिए यहाँ पे अंकों में देखते हैं, गणितीय अंकों में देखिए राष्ट्रीय आय कितनी प्राप्त हुई, अर्थात राष्ट्रीय आय कहां से मिली। पहले बताया कि जो सी है कंजम्पशन, उपभोग वस्तुओं को बेचकर उत्पादन करेंगे फिर बेचेंगे, तो उससे जो पैसा है माना 70 रुपए आया, 30 रुपये निवेश से कमाया गया, 70 धन 30 बराबर 100, ये क्या हो गया, राष्ट्रीय आय आ गई। ओके, अगला देखिए यही वाला कि राष्ट्रीय आय के बाद उपभोग धन बचत की 70 रुपये क्या किया गया, उपभोग किया गया, और 30 रुपये क्या कर दिया गया, यहाँ पे लिखा बचत कर दी गई। ओके, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ 100। अब यहां पर देखिए हमने ये कहा था कि सी एंड सी क्या है, बराबर हैं। तो गणितीय नियमानुसार यदि दोनों अंक एक जैसे हैं, ठीक है, बराबर मान के हैं, वैल्यू है, तो कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए ये 7p70 हमारे कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचा, ये बचा हमारा आई 30 और एस बचा 30। तो इसलिए एस इज इक्वल टू आई, अर्थात 30 ये दोनों बराबर हो गए, अर्थात बचत और निवेश क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, यही क्या कह रहा है, कीन्स कहता है कि जहां पर बचत और निवेश बराबर होते हैं वहां पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है हमेशा। किसने बोला, कीन्स ने बोला। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक मत। इसमें हम अभी कीन्स के जो मत है, कीन्स का जो मत है उसको डायग्राम पे भी समझेंगे। ठीक है, एक ही डायग्राम पे आ जाएगा उसका विचार भी, और जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार भी वो एक ही डायग्राम पे आने वाला है। ठीक है, तो इसी के बारे में अब अभी यहाँ पर एक डायग्राम तैयार करेंगे और उसी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से, ये तो हमने अंकों में बता दिया कि इतना इतना होता है, अब रेखा चित्र पर भी या डायग्राम पर भी आपको बताएंगे। आधा डायग्राम हमारे पास हाजिर है। आप क्या करेंगे, 1 और 2, ये 2 अक्ष हैं, आपने ड्रॉ करने हैं। एक बड़ी लाइन हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और एक वाई अक्ष हो गया। ओके जी, इतना काम सबसे पहले करेंगे। ये पूरी लाइन का जो टाइटल होगा राष्ट्रीय आय। ओके, और जो ये ऊपर वाली खड़ी लाइन है इसका टाइटल होगा बचत और निवेश। तो यहां पर देखा जाएगा कि बचत और निवेश के बीच क्या रिलेशन है, अर्थात एक्स पर लाइन पर जो दिखाया जा रहा है राष्ट्रीय आय और वाई पर जो दिखाया जा रहा है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये काम करना है। अब हमने क्या करना है, इसके और इसके द्वारा बचत और निवेश बराबर होते हैं, इसको दिखाना है। इसलिए आप एक हॉरिजॉन्टल, एक बड़ी लाइन खींच देंगे इसी के समांतर, और इस पे लिख देंगे आई। आई का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, निवेश। तो ये जो नीचे वाली आई वाली लाइन है, ये किसकी है, निवेश की है, इन्वेस्टमेंट की है। इसको आप ड्रॉ कर देंगे। अब कहां पर दोनों बराबर होंगे, ये तो हमने अभी आई करा, लेकिन एस हमारा छूट गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहां से हमने एक एस की लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया हमारा एस। इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि जहां पर एस इज इक्वल टू आई होगा, तो यहां पर कहां पर हो रहा है कि जहां पर आई और ये एस और एस, अर्थात ये बचत की लाइन है, ये वक्र है जो भी है, एक दूसरे को यहां पे काट रहे हैं। तो जहां पर काट रहे हैं यहां से एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे वाई लिखना है, और यहां पर लिख लेंगे ई, अर्थात ये
संतुलन का बिंदु है ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखिए अब यहां पर देखिए ई बिंदु पर बचत और निवेश की जो लाइन है एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, एक दूसरे के बराबर हो जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा वो कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण किसके द्वारा बताया जा रहा है कि बचत और निवेश, जहां पर बचत और निवेश की लाइन एक दूसरे को काटेंगे। काट क्यों रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पर बचत और निवेश दोनों बराबर हैं। ऐसा एक फिगर आपने बनाना है। ओके, ये तो संतुलन की बात हो गई, जिसको कि कीन्स कह रहा है कि बचत और निवेश सदैव बराबर होते हैं, इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ये कीन्स वालों के लिए है, जो कीन्स को समझना चाहते हैं, केवल कीन्स की मत के लिए ओनली। ठीक है, अब इसी में आता है आधुनिक मत कि संतुलन की स्थिति में बराबर होंगे किंतु असंतुलन की स्थिति में बराबर नहीं होंगे। तो संतुलन की स्थिति ये हो गई। ठीक है, संतुलन की स्थिति जो होगी वो होगी किसमें, वास्तविक निवेश में, जो अंत में मिला, वास्तविक जो बचत हुई साल के अंत में उससे होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो यदि अब आता है दूसरा प्रत्याशित निवेश या प्रत्याशित बचत की स्थिति में क्या होगा कि संतुलन का एक बिंदु तो जरूर आ जाएगा, लेकिन जब ये अप डाउन कर लेंगे, अप डाउन कर लेंगे, अभी दिखाते हैं आपको कैसे ये असंतुलन की स्थिति में होगा। तो इस समय कीन्स के अनुसार भी संतुलन की स्थिति में हो गया। ठीक है, ये वास्तविक निवेश की स्थिति में होगा संतुलन में, लेकिन कीन्स ने बोला हमेशा। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा कि प्रत्याशित निवेश और प्रत्याशित जो बचत है इसमें डिफरेंस हो सकता है, असंतुलन की स्थिति हो सकती है। अब देखिए कैसे होती है। माना बात हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके जी, मैंने इस पे लिख दिया y1, ये क्या है y है, इसलिए इसको अलग दिखाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, y1 करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कि माना बात इसको कर देता हूं मैं a, यहां पे a और यहां पर b। ओके, अब देखिए ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है ऊपर। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, जो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, जो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। ओके, तो यहां पर देखिए, और ये नीचे बचत की लाइन है, इन नीचे यहां बी पॉइंट पर देखिए इन दोनों का अंतर, ये वाला, चलो इसको शैडो कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर देखिए, ये देखिए आप, तो यहां पर अभी बचत कम है। ठीक है, और ये लाइन ऊपर होगी, अर्थात जो लाइन ऊपर जाएगी इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है ऊपर है, इसका मतलब निवेश ज्यादा हो रहा है और बचत क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब निवेश हो रहा है इसका मतलब व्यक्ति पैसा ज्यादा कमा रहा है। ठीक है, और बचत कम कर रहा है, तो निवेश ज्यादा क्यों कर रहा है, निवेश इसलिए ज्यादा कर रहा है कि बाजार में उसके प्रोडक्ट की डिमांड है। तो डिमांड यदि बढ़ रही है, ठीक है, यदि बढ़ता है, ठीक है, इनकम इस प्रकार से, और इस प्रकार से जब आय बढ़ेगी तो धीरे धीरे बचत भी बढ़ेगी, क्या होगी, बचत भी बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ती है व्यक्ति की तो बचत भी ज्यादा करना शुरू कर देता है, या इनकम जब कम होगी तो बचत भी कम ही होती है। ओके, तो इस प्रकार से अभी ये ऊपर है, अर्थात इन्वेस्टमेंट की लाइन यहां ऊपर है, इसका मीनिंग है कि अभी गुंजाइश है यहां तक कि इनकम को बढ़ाया जा सकता है। कैसे, इन्वेस्टमेंट करके, वस्तुओं का उत्पादन करके और उसको बेचकर। ठीक, उसके बाद देखिए ये लाइन, ये इधर को बढ़ा, ये इधर को बढ़ा। ठीक है, यहां तक इनकम बढ़ेगी, लेकिन अंत में ये बिंदु जहां पर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यहां पर हमारी राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा और यहां पर हमारा S इज इक्वल टू I होगा। ठीक है जी, तो ये बिंदु आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार ये संतुलन का बिंदु है। लेकिन इधर की बात कर देंगे तो यदि यहां पर माने तो ये असंतुलन का बिंदु होगा। ठीक है, जो हमारा शैडो कर रखा है ये असंतुलन का बिंदु है। ओके, इसे कहेंगे प्रत्याशित निवेश, क्योंकि अभी आगे चलकर निवेश किया जा रहा है, क्योंकि निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वस्तुओं की समाज में मांग की जा रही है, जो वस्तु बनाई जा रही है निवेश के द्वारा। अगला देखिए, यहां पे भी डिफरेंस, अब एक लाइन यहां पे देखते हैं। ठीक है, हमने कर दिया यहां पर A B, यहां पे कर देता हूं C और यहां पे कर देता हूं D। ठीक है जी, अब इसको भी हम आपको, ये भी असंतुलन का बिंदु है। किसका बिंदु है, ये असंतुलन का बिंदु है। अब देखिए जैसे E से ऊपर क्या होता है, S की लाइन आ जाती है, किसकी, बचत, बचत बढ़ जाती है, और यहां से नीचे निवेश है और निवेश क्या हो जाता है,
घट जाता है। इसका मतलब क्या होगा, जब लोग ज्यादा बचत करेंगे तो खर्चा कम करेंगे। क्या करेंगे, खर्चा कम करेंगे। और निवेश से जो वस्तुएं बनाई गई थी, ठीक है, इसके बीच का जो गैप बन गया, लोगों ने बचत ज्यादा शुरू कर दी, खर्चा कम करना शुरू कर दिया, तो निवेश के द्वारा जो वस्तुएं बनी थी उनकी डिमांड घट जाएगी, उनकी मांग घट जाएगी। ठीक है, फिर मांग जब घटेगी तो क्या होगा, ये फिर उत्पादन को कम कर देगा। ठीक है, ये उत्पादन को कम कर देगा और इधर से बचत को धीरे धीरे कम करना स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति कम खर्चा करेगा, ठीक है, और बचत ज्यादा करेगा, तो अंत में जाकर बचत भी कम हो जाती है। जैसे मितव्ययता का विरोधाभास का है कीन्स ने, उसका भी हमने लेक्चर अपलोड कर रखा, उसको भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे यही समझना आपने, यदि बचत की लाइन ऊपर चली जाती है, सी और बी के बीच का जो अंतर है, और निवेश की लाइन नीचे जाती है, ये दर्शाती है कि उपभोग पदार्थों की मांग घट चुकी है, क्योंकि व्यक्ति बचत अर्थात बचत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे देखो बचत, ठीक है, और वस्तुओं की या नीचे निवेश की, वस्तुओं की क्या होगी, डिमांड घट चुकी है, तो निवेशकर्ता को घाटा होगा, तो वह क्या करेगा, निवेश घटाएगा फिर यहाँ पर, और यहाँ पर फिर वो संतुलन के बिंदु पर आएगा। तो अब देखिए, ये प्रत्याशित निवेश की बात हो रही है यहां पर और यहां पर, ये दो जो हमने शैडो करके बता रखे हैं, ए और बी, और इधर सी और बी, ये जो हैं ये असंतुलन के बिंदु हैं। ठीक है, असंतुलन के बिंदु हैं। जो इन्होंने क्या कहा, जो आधुनिक बातें है कि संतुलन की स्थिति बराबर होंगे, तो यहां पर होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी चर्चा की कि ये असंतुलन में कम होंगे। देखिए, इधर से यदि इधर को चलती है इकोनॉमी, ठीक है, इधर की तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और बचत बढ़ता है यहां तक, इधर से इधर की तरफ, तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। क्या होगी, राष्ट्रीय आय इधर को बढ़ेगी। लेकिन इससे इधर को चलती है तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इधर को चलेगी तो ये y से y2 हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय आय आपकी बढ़ गई। इधर जाने पर राष्ट्रीय आय घट जाएगी। क्यों, कि सेविंग कर्व ऊपर चला गया है और इन्वेस्टमेंट का कर्व नीचे आ गया है, सेविंग ज्यादा हो रही है, और जो इन्वेस्टमेंट जो हुआ था, अंबार जो वस्तुओं का लगा है, वो वहीं का वहीं रह गया, निवेशकर्ताओं का बिका नहीं। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, निवेश को कम करेंगे, निवेश को कम करेंगे। तो जो व्यक्ति बचत कर रहे थे पहले, वो कहाँ से कर रहे थे, इन्हीं इन्वेस्टरों के, वो लोग रोजगार पर लगा रखे थे, तो उनका पैसा भी घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, धीरे धीरे करके जो बचत हो रही थी अब उतना नहीं कर पाएंगे, तो पीछे आना पड़ेगा। तो अंत में यही संतुलन का बिंदु होगा, जहां पर क्या होगा कि बचत और निवेश दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो बातें क्लियर हो गई। एक तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार आ गया हमारे पास, ठीक है, किसका आ गया, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का भी आ गया और कीन्स का भी आ गया। कीन्स ने तो कहा कि हमेशा ही ई होता है, अर्थात राष्ट्रीय आय जो होती है एस इज इक्वल टू आई होती है हमेशा, बचत और निवेश हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि वास्तविक निवेश होगा तो तब तो ठीक है भाई, संतुलन की स्थिति आ सकती है। लेकिन उन्होंने कहा प्रत्याशित निवेश या प्रत्याशित बचत की स्थिति में संतुलन का बिंदु क्या होगा, प्राप्त तो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन असंतुलन के बिंदु भी प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये हुआ बचत और निवेश में संबंध। एक बार पुनः, कीन्स ने ही सबसे पहले बचत और निवेश के बीच समानता का विचार दिया था अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, उसको आप लिखेंगे और बताएंगे किसमें, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि किताब की मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। ओके, तो उसने कहा बचत और निवेश हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है जी, यहां पर हमने आपको बताया कैसे होते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई और y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो c, ठीक है, और c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया, काट दिया, ठीक है, ये इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है, तब बचा क्या, s और i। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया s इज इक्वल टू आई, या यहाँ पे काट दिया था हमने c प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो c से c कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू आई। यहाँ पे बता दिया था पहले कि क्या हुआ, राष्ट्रीय आय कि 70 रुपये सी से प्राप्त हुई और आई से 30 रुपीज, तो ये 100 रुपया हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बचत की बात हुई, 100 रुपये इनकम जनरेट हुई राष्ट्रीय आय की, उसमें से क्या हुआ कि 70 रुपये यहाँ पे उपभोग पे चला गया, और उसके बाद 30 रुपये क्या हो गया, बच गया। तो 70 से 70 कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 30, तो ये 30 क्या बचा, एस इज इक्वल टू 30 इक्वल टू 30। और इसी को हमने यहाँ पर रेखा चित्र में बता दिया कि यहाँ पर
यहां पर क्या है कि S इज इक्वल टू, दोनों बराबर हैं, जहां पर ये बचत का कर्व और ये निवेश का कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहां पर बचत और निवेश बराबर है। यहीं पे हमने बताया आपको कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा संतुलन का बिंदु तो रहेगा, ठीक है, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश की स्थिति में, लेकिन असंतुलन का बिंदु भी उन्होंने बताया, चर्चा की उस पर कि असंतुलन की स्थिति, जैसे हमने ये वाला क्षेत्र बता रखा है, ये असंतुलन का है, ए और बी से लेकर अर्थात y1 वाला, ठीक है, और y2 वाला। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा बचत और निवेश में संबंध।